एक पिता अपनी बच्ची की काफी लाड प्यार से परवरिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि काफी अच्छा शिक्षा भी देता है। वो बच्ची जितनी खूबसूरत देखने में होती है, पढ़ने में उतना ही तेज होती है। पढ़ लिख करके अपना एक बेहतर भविष्य बनाना चाह रही थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती के कारण 22 वर्ष की उम्र में ही उसको हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई खुल करके सामने आता है, खास करके उसके माता पिता को ये बात पता चलता है, तो खुद उनके उसके माता पिता को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये घटना होता है हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ शहर की। और बल्लभगढ़ का एक इलाका पड़ता है सुभाष नगर, और इसी सुभाष नगर इलाके का रहने वाला अमन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा दो बेटियां होती है। बड़ी बेटी का नाम होता है कविता और छोटी बेटी का नाम होता है राधिका। अब कविता की 4 वर्ष पहले शादी कर चुका होता है राधिका, जिसकी उम्र होती है करीब 22 वर्ष के आसपास। राधिका जो कि अपने ही इलाके से बीसीए की पढ़ाई कर रही होती है। अमन सिंह जो नोएडा के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। बात मैं आपसे कर रहा हूं 5 फरवरी शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास की। राधिका अपने माँ से कहती है कि मैं बाजार जाती हूँ, थोड़ी देर में वापस घर लौट जाऊंगी। लेकिन 2 घंटे करीब वापस नहीं, 2 घंटे बाद भी नहीं लौटती है राधिका अपने घर। तो राधिका की माँ राधिका के नंबर पे कॉल करती है। अब राधिका के नंबर ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से राधिका की माँ अपनी बेटी के नंबर पे लगातार कई बार कॉल करते रहती है, लेकिन राधिका के मोबाइल जो कभी ऑन ही नहीं होता है, और रात के करीब 8 बज जाते हैं। अब इसीलिए राधिका की माँ अपने पति के नंबर पे यानी अमन सिंह के नंबर पे कॉल करती है और अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारी देती है। इधर अमन सिंह को जब पता चलता है कि उसकी बच्ची करीब 4 बजे शाम को घर से निकली है और अब तक घर नहीं लौटी है, तो सारा काम धंधा अपना छोड़ करके घर पे आ जाते हैं और अपनी बच्ची की, अपनी बेटी राधिका की हर जगह पे तलाश करते हैं। राधिका का जब कहीं कुछ अता पता नहीं चलता, आखिरकार अमन सिंह उसी रात को ही अपने ही इलाके के आदर्श नगर थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस गुमशुदगी का मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके साथ साथ राधिका की हर जगह पे पुलिस ढूंढती भी है, तलाश भी करती है। पूरी रात बीत जाती है, ना तो राधिका घर लौटती है और न ही उसका कुछ अता पता चलता है, न ही पुलिस प्रशासन को कुछ पता चलता है। जरा सोचिए, घर के जवान बेटी अचानक घर से कहीं गायब हो जाए तो उस घर के लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा। इधर राधिका के माता पिता का भी काफी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। तब तक पुलिस को भी पता समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार राधिका अपनी माता पिता को बिना कुछ कहे सुने आखिर कहाँ जा सकती है। वो पुलिस के सामने 2 तरह की बातें सामने आती है। या तो राधिका को किसी ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया होगा, या फिर राधिका अपने आशिक के साथ प्रेम जाल में कहीं भाग गई होगी। लेकिन 2 दिन का समय बीत जाता है, किसी फिरौती वाले का भी कॉल नहीं आता है। अब पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि राधिका अपने आशिक, अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। अब इसीलिए पुलिस राधिका के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जब मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवा के चेक करती है, तो पुलिस को पता चलता है उसमें एक ऐसा नंबर होता है जिसपे राधिका कई बार बातचीत करते आ रही थी। अब पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है, तो पता चलता है कि वो नंबर जो है वो किसी वीरेंद्र दयाल के नाम पे लिया गया है। ये वीरेंद्र दयाल कोई और नहीं बल्कि अमन सिंह का ही दामाद होता है, जो फरीदाबाद के सेक्टर 8 के भीतर होता है। अब वीरेंद्र के बारे में जब अमर सिंह से पूछताछ करती है पुलिस, तो अमन सिंह कहता है कि साहब, इसमें चौंकाने वाली कोई बड़ी बात तो है नहीं। दरअसल दोनों के बीच में जीजा साली का रिश्ता था, इसीलिए मेरी बेटी अक्सर हमारे सामने ही वीरेंद्र से बातचीत भी किया करती थी, क्योंकि मैं अपने दामाद को काफी अच्छे तरीका से जानता हूँ। मेरा दामाद जो है मेरी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बल्कि मेरा दामाद भी खुद हमारे साथ राधिका की हर जगह पे तलाश कर रहा है। अब पुलिस अमन सिंह से फिर पूछताछ करती है, तो फिर क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारी बेटी को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इस पे अमन सिंह अपने ही इलाके के 4 से 5 लोगों का नाम गिनवा देता है। अमन सिंह जिन लोगों का नाम पुलिस वालों को कहता है, पुलिस इन सबको थाने बुला लेती है और सबसे बारी बारी से राधिका के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस अपनी तमाम प्रयास कर लेती है, इसके बावजूद भी पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं होता। इसीलिए पुलिस फिर से अमन सिंह के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें एक बार आपके दामाद वीरेंद्र से पूछताछ करनी है। अगर उसने सच में कुछ भी नहीं किया है, तो आप यकीन कीजिए कि हम उसको छोड़ देंगे। आखिरकार अमन सिंह पुलिस को
परमिशन दे देता है। अब अमन सिंह जैसे ही पुलिस को परमिशन देता है, 14 फरवरी को पुलिस वीरेंद्र को थाने बुला लेती है, अमन सिंह के दामाद को, और फिर वीरेंद्र से राधिका के बारे में, यानी वीरेंद्र की साली के बारे में पूछताछ करते हैं। वीरेंद्र पुलिस वालों को बताता है कि साहब मैं खुद राधिका को हर जगह पे तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, दरअसल मेरा उससे 1 महीने से कोई बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन वीरेंद्र जैसे इस तरह की झूठ कहता है पुलिस वालों को, पुलिस को अब कहीं ना कहीं वीरेंद्र के ऊपर गहरा शक हो जाता है। वीरेंद्र जैसे ही झूठ बोलता है कि 1 महीने से उसका राधिका से कोई बातचीत नहीं हुआ है, तो पुलिस तुरंत ही राधिका के मोबाइल नंबर का सीडीआर जो निकाली थी, कॉल डिटेल्स, वो वीरेंद्र के सामने रख देती है और पूछती है कि राधिका जिस दिन अपने घर से गायब हुई थी ना, उससे ठीक 1 दिन पहले तुमने राधिका से बातचीत किया था। अब जैसे राधिका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स वीरेंद्र के सामने होता है, अब वीरेंद्र शक पका जाता है, वो इधर उधर देखने लगता है, जिससे पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद वीरेंद्र राधिका के बारे में बहुत कुछ जानता है। लेकिन वीरेंद्र जब अपना मुंह ही नहीं खोलता है, पुलिस अब वीरेंद्र को धमकी देना शुरू कर देता है। पुलिस वीरेंद्र से कहती है कि जो कुछ भी तुम राधिका के बारे में जानते हो, हमको तुम ठीक ठीक सच सच बता दो, वरना हम तुम्हारे साथ काफी दबाव सख्ती से पेश आएंगे। और जैसे ही सख्ती दिखाने की बात पुलिस करती है, वीरेंद्र भी एकदम से थर्रा जाता है और आखिरकार मजबूर होकर वीरेंद्र अपनी सारी सच्चाई को कबूल करता है। वीरेंद्र पुलिस वालों को कहता है, बताता है कि साहब हमने राधिका को मार दिया है। लेकिन वीरेंद्र जैसे ही मारने की बात कहता है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस वीरेंद्र से फिर पूछती है कि तुमने राधिका को क्यों मारा है। इस पर वीरेंद्र पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था, दरअसल राधिका मेरे जीवन को बर्बाद करने के ऊपर तुल गई थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन वीरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तो सच में इसको सुनने के बाद खुद राधिका के माता पिता को भी अपने बच्ची के बारे में सुनकर अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि उनकी बच्ची इतने कदम आगे बढ़ा ली थी। 4 साल पहले कविता की शादी वीरेंद्र दयाल से अमन सिंह किया था, जो फरीदाबाद के सेक्टर 8 में वीरेंद्र रहता है। वीरेंद्र का पिता का नाम होता है धर्मपाल दयाल। वीरेंद्र जो कि दिल्ली के ही एक प्राइवेट कंपनी के भीतर कंप्यूटर चलाता है, नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। राधिका जो इधर अपने ही इलाके से बीसीए की पढ़ाई तो करती है, लेकिन राधिका बीसीए के बाद एमसीए का सपना देखती है, क्योंकि राधिका भी पढ़ लिख करके कंप्यूटर के फील्ड में ही अपना कैरियर, अपना भविष्य बनाना चाहती थी। लेकिन राधिका जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, चूंकि राधिका और वीरेंद्र के बीच में जीजा साली का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से बातचीत भी क्या करते हैं। बातचीत जब दोनों करते हैं तो काफी हंसी मजाक भी होता है। लेकिन इसी हंसी मजाक के दौरान वीरेंद्र का कहीं ना कहीं अपनी साली की खूबसूरती देख वीरेंद्र की नीयत खराब हो जाता है, क्योंकि राधिका जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी खूबसूरती में काफी निखार आ जाता है। अब वीरेंद्र जब अपनी साली की खूबसूरती को देखता है ना, उसको अपने बस में करने के लिए गंदी गंदी हंसी मजाक बरगल बातें करने लगता है। हंसी मजाक के दौरान कुछ ऐसी भी बातें करता है जिसको सुन करके राधिका को भी समझने में बिल्कुल देर नहीं लगा कि उसका जीजा आखिर चाहता क्या है। दरअसल इधर कहीं ना कहीं राधिका भी अपने जीजा को काफी पसंद करने लगती है, और ना चाहते हुए भी आखिरकार वीरेंद्र और राधिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। राधिका और वीरेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है ना, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते, बल्कि दोनों के बीच में दैहिक संबंध भी बनता है। जैसे जैसे शारीरिक संबंध बनना शुरू होता है, इधर राधिका भी अपने जीजा से जो है सो काफी बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि वीरेंद्र भी राधिका से शादी करने का वादा कर देता है। अब वीरेंद्र और राधिका कहता है कि तुम्हारी दीदी के रहते मैं तुमसे शादी कर लूंगा। राधिका भी अपने जीजा की बातों पे भरोसा कर लेती है। अब धीरे धीरे करीब 1 वर्ष का समय बीत जाता है। इस दौरान राधिका वीरेंद्र से कई बार शादी करने के लिए बात भी करती है, लेकिन वीरेंद्र हर बार ही कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको टाल देता है। लेकिन जैसे ही करीब 1 वर्ष का समय बीत जाता है, अब राधिका को भी बिल्कुल एहसास होने लगता है शायद उसका जीजा उसको कभी उससे शादी नहीं करेगा। इसीलिए राधिका जो है वीरेंद्र के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। अब जब दबाव डालना वो शुरू करती है, तब वीरेंद्र को इस बात का एहसास होता है कि शायद उसने गलती कर दिया है, क्योंकि वीरेंद्र जो है राधिका से कभी शादी करना ही नहीं चाह रहा था। अब वीरेंद्र ने ये सोचा था कि अपनी साली से केवल मजे लेगा और समय के साथ उसको दरकिनार कर देगा, साइड कर देगा। लेकिन अब राधिका वीरेंद्र के गले की फांस बन गई थी।
अब जब 1 वर्ष का समय बीत जाता है, आखिरकार एक दिन ऐसा दिन आता है कि राधिका एक निर्णय करती है और फिर एक फैसला लेती है और घटना से करीब 15 दिन पहले वीरेंद्र से मुलाकात करती है और उसको धमकी देते हुए कहते कि हम तुम्हें 15 दिन के हम समय दे रहे हैं तुमको, अगर तुम जा करके मेरे पापा से तुम मेरा हाथ मांगो या मैं खुद ही अपना घर छोड़ करके तुम्हारे पास चली आऊंगी। अब जैसे इस तरह की धमकी देती है वो, वीरेंद्र ये सुन करके काफी डर जाता है। अब राधिका तो वहां से चली जाती है, लेकिन वीरेंद्र काफी परेशान रहने लगता है। अब वीरेंद्र को ये पता था कि उसकी पत्नी को रहते हुए वो राधिका से किसी भी कीमत पे शादी नहीं कर सकता, लेकिन राधिका उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार भी तो नहीं होती है। इसीलिए वीरेंद्र के सामने अब कोई रास्ता ही नहीं होता है। वीरेंद्र को लगता है वीरेंद्र अपनी पत्नी और साली में से किसी एक को ही रख सकता था, उसे लग रहा था, इसलिए दोनों में से किसी एक को चूज करता है। इन दोनों में से वीरेंद्र अपनी पत्नी को चूज कर लेता है, क्योंकि वीरेंद्र को एक बच्ची भी हो गई थी तब तक, जिसकी उम्र करीब करीब 2 वर्ष होता है। अब दरअसल उसी दिन ही वीरेंद्र जो है राधिका को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का प्लान तैयार कर लेता है। फिर राधिका को इस दुनिया के हटाने के लिए जो है ना एक तारीख मुकर्रर करता है और एक प्लान जो तैयार करता है। इसी प्लान के तहत 4 फरवरी को राधिका के नंबर पे कॉल करता है और अगले दिन बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे उसको मिलने के लिए बुला लेता है। और अगले दिन 5 फरवरी को शाम 4 बजे के आसपास राधिका जब अपने घर से निकलती है बाजार के लिए माँ से बोलकर, तो माँ से झूठ बोलते कि मैं बाजार जा रही हूँ, लेकिन वो वीरेंद्र से मिलने के लिए बस स्टैंड जा रही थी। वहां से राधिका सीधे बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पहुंच जाती है, जहां पर वीरेंद्र पहले से ही अपनी गाड़ी लेकर के राधिका का इंतजार कर रहा था। राधिका जैसे वो वीरेंद्र के पास पहुंचते हैं, वीरेंद्र अपने गाड़ी पे राधिका को बैठा करके रात होने के लिए जहां तहां इधर उधर घुमाने लगता है। अब जैसे ही रात का करीब 7-8 बज जाता है, वीरेंद्र इसी फरीदाबाद के सेक्टर 18 के अगरा कैनाल के किनारे राधिका को लेकर के पहुंच जाता है और नदी के किनारे दोनों बैठ करके बातचीत करने लगता है। इससे पहले कि राधिका को कुछ समझ आ पाता, वीरेंद्र आनन फानन में ही राधिका का ही चुंदरी लेकर के उसके गले में लपेट करके तब तक जोर से खींच देता है जब तक राधिका की सांसें ने थम जाती है। राधिका के जैसे सांसें थमती है, वीरेंद्र उसके बाद से उसकी लाश को लेकर नदी में फेंक देता है और उसके बाद से राधिका का मोबाइल नंबर बंद करके सीधे अपने घर लौट जाता है। अब वीरेंद्र अगली सुबह अपने ससुर के साथ मिल करके राधिका की हर जगह पे तलाश करता है, ताकि किसी को वीरेंद्र के ऊपर शक ना हो। सच में वीरेंद्र जब पूरी कहानी अपनी जुबानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वीरेंद्र के ही कहने पे उसके बताए हुए जगह पे पहुंचती है और उस नहर से राधिका की लाश को ढूंढने की प्रयास करती है। क्योंकि उसकी हत्या हुए करीब करीब 2 सप्ताह बीत चुका था, इसीलिए राधिका की लाश जल्दी मिलता नहीं है। अब पुलिस राधिका की लाश के बारे में पता लगाने के लिए उसका फोटो एक लेकर के पूरे जिले के तमाम थाने में सर्कुलेट करती है। अब जैसे पलवल के सदर थाने में ये फोटो राधिका का पहुंचता, थाने की पुलिस उस फोटो को देख करके पहचान लेती है। दरअसल पलवल के सदर थाने पुलिस को जो है 8 फरवरी को ही इसी गोपालगढ़ पुल के पास एक लड़की की लाश मिला था। पुलिस ने करीब 4-5 दिनों तक उस लाश को शिनाख्त करने, पहचान कराने की प्रयास भी करता है, लेकिन जब उसका पहचान नहीं हो पाता तो आखिरकार पुलिस ने उस लाश का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। लेकिन वो कपड़े पुलिस अपने पास काफी सुरक्षित तरीके से रखे हुए थे। इधर आदर्श नगर थाने पुलिस को जब ये खबर मिलती है, पुलिस अमन सिंह को लेकर के सदर थाने पहुंच जाती है और अमन सिंह जब उस लाश के मतलब डेड बॉडी के जो कपड़ों को जब देखती है तो कपड़ों को देख करके पहचान कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों को कहता है कि साहब ये कपड़े किसी और के नहीं बल्कि ये हमारी ही बेटी राधिका की है। अब जैसे ही राधिका की पहचान हो जाती है, शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस वीरेंद्र को अपने कब्जे में लेकर उसके हत्या जैसे मामले में उसे केस दर्ज कर लेती है पुलिस और उसको जेल भेज देती है। बाकी अब क्या सोचते हैं देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।